रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। बेटा रिस्क क्या है? आप जो सोचते हैं वैसा ना हो, दैट इज रिस्क। द वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेशंस। If you expect something and you are not getting that something, that probability of not having that something is risk. आपने बड़ा सा एक कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया as a management accountant, as a CMA USA, and the life of that project is 10 years. And you know that in all up to lecture 15, 15वें लेक्चर तक हमने इस बात को सीखा कि कभी भी आप कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को करते हो तो बेटा 3 स्टेप्स मुख्य तौर पर होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आउटफ्लो, यू कैलकुलेट कैश आउटफ्लो। स्टेप नंबर 2 इज यू कैलकुलेट कैश इनफ्लो, एंड स्टेप नंबर 3 इज यू यूज डिस्काउंटिंग रेट एंड देन इवेल्युएट अ प्रोजेक्ट। 3 स्टेप्स हैं, आप उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो। ये बात है या नहीं? ठीक है जी। बट कभी आपने सोचा कि आउटफ्लो विच इज देयर, नो डाउट द बंडल ऑफ द आउटफ्लो इज इन द बिगिनिंग, इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में होती है, बट एडिशनल भी हो सकता है। वी डिड अ केस इन विच देयर इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ये हम टाइप 7 कर रहे हैं। आपको याद होगा लेक्चर 13 में मैंने बताया था आपको, और लेक्चर 7 में मैंने बताया था दैट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कैपिटल बजटिंग इन 7 पार्ट्स। सो टुडे दिस इज द 7th पार्ट विच आई वांट टू स्टार्ट विद। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द 6 पार्ट्स। बेटे 7वां पार्ट कर रहा हूँ रिस्क अनसर्टेनिटी का, और इसके 2-3 लेक्चर्स बड़े छोटे छोटे से हैं, आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे अगर आपने ध्यान से सुन लिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन अ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट लेट द लाइफ बी 10 years as a management accountant, as a CMA USA, as a management accountant of that company, let it be Hindustan Lever, let it be Pidilite, let it be Fevicol, let it be Ambuja Cement, let it be HCL, let it be Maruti Suzuki, let it be Honda Motors, किसी भी कंपनी के आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं एंड यू आर इवेल्युएटिंग अ न्यू कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट, तो बेटे आप 3 स्टेप फॉलो करेंगे। आउटफ्लोज निकालेंगे, इनफ्लोज निकालेंगे, और डिस्काउंटिंग रेट से उसको डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आउटफ्लो जनरली 0 पीरियड में होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, बिगिनिंग में होती है। ये बात हमने सीखी ली, बट स्टिल यू एस्टिमेट, क्योंकि अभी आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, एंड यू एस्टिमेट योर इनफ्लोज। आप भविष्य काल को एस्टिमेट करते हो। यू आर स्टैंडिंग हियर इन प्रेजेंट टेंस, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में, बिकॉज द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10 years, यू विल बी गेटिंग दिस मच ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज, दिस मच विल बी द प्रॉफिट, दिस मच विल बी द सेल, दिस मच विल बी द कॉस्ट, दिस मच विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, दिस मच विल बी द फिक्स कॉस्ट, दिस मच विल बी द मटेरियल लेबर। आप इतनी सारी कैलकुलेशंस कर देते हो और फिर एस्टिमेट करते हो कि दैट दिस मच विल बी द कैश इनफ्लो, और नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में आप उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो विद हेल्प ऑफ अ डिस्काउंटिंग रेट, एंड दैट डिस्काउंटिंग रेट ऑल्सो यू विल एस्टिमेट। बेटे IRR के लेक्चर में मैंने बताया था अमिताभ बच्चन के एग्जाम्पल में कि अगर आप डिस्काउंटिंग रेट थोड़ा सा चेंज कर दो तो पूरे प्रोजेक्ट की जो NPV है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकती है और नेगेटिव से पॉजिटिव भी आ सकती है इफ यू जस्ट चेंज योर डिस्काउंटिंग रेट। इसका मतलब इतने सारे फैक्टर्स जो आपने एस्टिमेट किए वो तो फ्यूचर के लिए थे, भविष्य काल के लिए थे, अनंत काल के लिए। बेटे वो अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है। किसी को पता था कोविड-19 आ जाएगा, किसी को पता था कि ऐसा वायरस भी आएगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। आज आप वैक्सीन की बातें हम कर रहे हैं, कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, फाइजर की बात कर रहे हैं, स्पुतनिक की बात कर रहे हैं। बेटे द पॉइंट इज द होल सिनेरियो इज नाउ अनसर्टेन। इसी तरह से जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, पेपर दे रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने CA दिया, CS दिया, CMA दिया, ACC दिया, CFA दिया, ये दिया, वो दिया। बेटे आज भी मैं पेपर्स देता हूं ना जब, तो मुझे आज भी अनसर्टेनिटी और रिस्क और डर रहता है अंदर से कि पेपर कैसा आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा या नहीं, फिर मेरा प्रॉपरली सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं, MCQ सबमिट हो जाएंगे या नहीं, ऐसे टाइप प्रॉपरली लिखूंगा या नहीं, प्रॉपरली सब तबीयत ठीक रहेगी या नहीं, कोविड तो नहीं हो जाएगा पेपर देने जा रहा हूं तो, क्योंकि कितने सारे पेपर तो पोस्टपोन हो गए ड्यू टू कोविड। इतना अनसर्टेनिटीज है। तो एक बच्चा कहता सर जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो छोड़ ही देते हैं, क्या काम क्या करना, CMA USA नहीं करते। बेटे मत करो, बट स्टिल इन दैट अनसर्टेनिटी समझदार व्यक्ति कौन है? रिस्क तो है, जहां पे फूल है वहां पे कांटे होंगे।
बट आपको उस रिस्क सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू इवैल्यूएट अ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट, एंड टुडेज लेक्चर इज डिवोटेड टुवर्ड्स दैट ओनली, दैट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हाउ यू विल prepare or how you will evaluate a project keeping in mind the risk scenarios, the uncertainty scenarios. बेटे रिस्क अलग अलग तरह के रिस्क हैं, पॉलिटिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, नोकिया की बात करें, पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान की बात करें, बिजनेस रिस्क किंगफिशर एयरलाइंस की बात करें, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, ह्यूज टाइप्स ऑफ रिस्क आर देयर। आज हम डिस्कस करेंगे उन रिस्क को। मैं अभी खाली आज इंट्रो दे रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क अनसर्टेनिटी एंड हाउ वी कैन इवैल्यूएट अ प्रोजेक्ट। तो आप जब पेपर देने जाते हैं, आप मुझे बताइए, लास्ट पेपर 12th क्लास में आपने एग्जामिनेशन दिए, मैंने भी दिए और आपने भी दिए। आफ्टर 12th मैंने 12th का जब बोर्ड दिया तो उसके बाद मैंने घर में बैठकर हर तरह के मार्क्स को लगाया, सब सब्जेक्ट्स के नंबर लगाए। अच्छा, 3 तरह के नंबर लगाए मैंने। जब एग्जामिनर ढीला होगा मतलब इजी मार्किंग करेगा, जब एग्जामिनर बड़ा टाइट होगा, और जब एग्जामिनर मीडियम होगा। अब जब सबसे टाइट जब एग्जामिनर होगा उस समय मैंने मार्क्स लगाए तो मेरे सपोजिंगली 99% आए, सपोज करते हैं। तो बेटा मैं 2 महीने तक ठंडी नींद सोने वाला हूं, बिकॉज मैंने अपने माइंड में ये डाल दिया है, इवन इफ द टाइट एग्जामिनर इज देयर, इवन इफ दिस इज द रिस्क, स्टिल आई विल बी एबल टू सस्टेन। पता नहीं वैसा एग्जामिनर आएगा या नहीं, बट मैं अपने प्रोजेक्ट को उन सिनेरियोज के थ्रू इनकॉर्पोरेट करके इवैल्यूएट करने वाला हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आज आप कुछ भी ना लिखें और मेरी बात को ध्यान से सुने, पहले मेरी कहानी को सुन लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आज मैंने इतनी सारी बातें लिखी आपको समझाने के लिए। मैंने कहा फ्रेंड्स, वी ऑलवेज फॉलो 3 स्टेप्स व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट, दैट इज कैश आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज एंड डिस्काउंटिंग रेट। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल दीज आर एस्टिमेटेड। ये सब एस्टिमेटेड हैं, आपका अनुमान है, फोरकास्टेड है, भविष्य काल की हैं, गलत हो सकती है, बिकॉज आजकल रिस्क अनसर्टेनिटी का सिनेरियो है। इवन बिफोर कोविड-19 मैं तो कहता हूँ देयर इज रिस्क अनसर्टेनिटी सिनेरियो। कितने सारे कंपनीज खत्म हो गई, लिक्विडेट हो गई। तो ऐसा नहीं कि कोविड के बाद ही रिस्क सिनेरियो है, इट इज बिफोर देन ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गया आफ्टर कोविड-19। ठीक है जी। बट द पॉइंट इज, अगर आप ध्यान से देखें तो आउटफ्लोज पहला स्टेप है, इनफ्लोज दूसरा स्टेप है, डिस्काउंटिंग रेट तीसरा स्टेप है, और तीनों की तीनों में एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं विच कैन बी रॉन्ग। तो मैं पॉइंट नंबर 10 सेकंड में ये कह रहा हूं फ्रेंड्स, ऑल अबव आर एस्टिमेट, सब कुछ एस्टिमेट है। एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं आप, फेस रीडर के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट आईज रीडिंग वाले के पास जाते हैं। तो बेटे वो क्या करता है, वो अनुमान ही तो लगा रहा है, यंत्र से, मंत्र से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके टाइम ऑफ बर्थ से, कि आपका नेचर कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा। 100% वो होगा या नहीं उसको खुद ही नहीं पता। अगर पता होता तो खुद का उसको पता चल चुका होता। इट मीन्स वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स अंडर अ सिनेरियो ऑफ अनसर्टेनिटी। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको टेक्निक्स बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा और सुन लें। जैसे मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ और मैं फ्यूचर टेंस की बातें करता हूँ। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फॉर फ्यूचर। ठीक है जी। आफ्टर गिविंग योर CM में यूएसए एग्जामिनेशन, क्या आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे कि मेरी जॉब यहाँ लग जाएगी, मुझे इंक्रीमेंट इतना मिल जाएगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप सोचते हैं। बट अगर उसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आपको रिस्क अनसर्टेनिटी का मीनिंग समझाने की बात कर रहा हूँ। बिकॉज इन ऑल द 3 स्टेप्स we are using estimates, we are using assumptions, and my assumptions can be wrong, my estimates can be wrong, so in that case my project will fail. So I should, as a management accountant, always give the recommendation after incorporating the risk factors into that, because future is uncertain. मैंने यहाँ पे ये बात लिखा है, बेटे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मरे नहीं, शादी हुई, बच्चे हुए, गांव बसा, और उसके बाद लुटेरे आए। तो आप ये सोच रहे हो ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अगर मैं बीच की एक भी कड़ी हटा दूं तो बेटे ऐसा सिनेरियो कुछ अलग ही स्टोरी हो जाएगी।
लगान मूवी देखी आपने, है ना, लगान में लास्ट में वो जब उसको 5 रन या 6 रन चाहिए और एक ही बॉल रह गई है, तो आप कुछ भी अनसर्टेनिटीज रिस्क सोच सकते हैं। आपको पता ही था कि नो बॉल भी हो सकती है, उसने नो बॉल कह दिया, 1 रन वो मिल गया, चेंज हो गया और उसके बाद जीत गए। ह्यूज अनसर्टेनिटीज, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद आपको यही कहने वाला हूं कि बिकॉज ऑफ देर आर ह्यूज अनसर्टेनिटीज एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन अ बिजनेस, यू नो, इन अ बिजनेस प्रोजेक्ट, माई प्राइसेस कैन इंक्रीज, माई प्राइसेस कैन डिक्रीज, देयर इज चेंज इन द रॉ मटेरियल, मोर इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ लेबर एटसेट्रा। तो इन सभी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को, इन सभी रिस्क सिनेरियो में मुझे आज रीड करना है, आज मुझे यही पढ़ना है कि अगर मैं इन पूरे कैपिटल बजटिंग को इस रिस्क सिनेरियो में के थ्रू देखूं तो व्हाट विल बी देयर। उसके लिए हम टेक्निक्स करेंगे। जब भी आप किसी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप उन टेक्निक्स के थ्रू उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को निकाल लेंगे कि अगर इतना रिस्क हुआ तो क्या स्टिल ये एनपीवी पॉजिटिव ही आएगी। बिकॉज एक तो हम नॉर्मल सिनेरियो में कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशंस में कर रहे हैं, क्लोज मॉडल में कर रहे हैं कि भाई ऐसे 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 ऐसे। बट इफ दिस इज अ ओपन मॉडल, if you open means the outside scenario is there, if COVID-19 can affect your project, or if any other virus can affect your project, or if the government policies can affect your project, or for in Pakistan example politically it can affect your project, exchange policies, exchange rates can affect your project. So the point is ये इतने सारे फैक्टर्स अगर आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्या करेगा, हंसना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा, सीखना शुरू कर देगा। दैट हाउ मच इज द पेशेंस इन योर प्रोजेक्ट, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो आज के इस लेक्चर में बेटे मैंने तो बस थोड़ा सा आज ये बताना है कि रिस्क अनसर्टेनिटीज हैं क्या, व्हाई वी वांट टू डू दिस पॉइंट एंड व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल। तो मैंने अपनी कहानी में आपके सामने रखा कि दैट दीज आर एस्टिमेट्स। कितने प्यार से बोला फ्रेंड्स, दीज आर माई एस्टिमेट्स एंड एस्टिमेट्स आर ऑलवेज फॉर द फ्यूचर। आप ये बताइए, मैं अगर अपनी बात करूं 12th क्लास के बाद मैंने सीए के बाद, सीएस के बाद, सीएमए के बाद, सीएफए के बाद, एसी से आईएफआरएस में मैं फेल हो गया। अच्छा, जब आपके पूरे पेपर्स कंप्लीट हो जाते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या करता था, पूरे पेपर्स के ना मार्क्स लगाता था, अपनी इंटरनल असेसमेंट करता था और उसके बाद उसका एवरेज निकालकर मेरे को ये आइडिया लग जाता था कि मैं पास होने वाला हूं या फेल होने वाला हूं। Because in professional examination, in Indian professional examination, we require at least 50% as a marks average, you know, then only we will be getting passed. Then only they will you know give me a passing certificate. तो मैंने क्या किया 12th में, आपने भी ऐसा किया होगा बेटे, बचपन में ऐसा कुछ नहीं कि आप अलग है मैं अलग हूँ, हम सब एक जैसे ही हैं, एक ही थाली के बैंगन है। सो द पॉइंट इज, मैं कई बार जब एस्टिमेट करता था और उसके बाद मैं आराम से 1 महीना 2 महीने शांति से बैठता था कि मैं पास हो जाऊंगा, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड दिस मच। फिर जितने भी नंबर आते थे ना, मैं उसको जान के ना कम करने की कोशिश करता था कि अगर एग्जामिनर टाइट आ गया तो फिर मेरे को मार्क्स कितने देगा, अच्छा और टाइट आ गया तो फिर कितने देगा, अच्छा और टाइट के बाद जब मेरे मार्क्स आते थे और उस मार्क्स में भी इट इज मोर देन 50%, तो मैं ठंडी नींद 2 महीने सोता था जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज आई नो दैट इवन इफ दैट रिस्क इज देयर देन ऑल्सो आई विल बी क्लियरिंग इन दीज एग्जामिनेशंस। और कई बार ऐसा होता था कि मैं पास हो जाता था और कई बार बेटे मैंने बड़े पेपर्स दिए, कितनी बार फेल भी हुआ। सोचा था पास हो जाऊंगा, हुआ फेल, सोचा था फेल हो जाऊंगा, हुआ पास। इट मीन्स आप जो सोच रहे हैं दैट कैन बी यू नो कन्वर्टेड इनटू रियलिटी और दैट कैन नॉट बी, वो डिपेंड करता है। तो फ्यूचर है बेटे, अनसर्टेन है। किसी को पता था कोविड जैसा वायरस आ जाएगा, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा, कितने लाख लोग मर गए बेचारे। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। मैं अभी पहले अपनी कहानी बता रहा हूं, अपनी कहानी जैसी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, आपने लिखना कुछ भी नहीं है भाई साहब। आज मैं ही बोलूंगा, राधा बोलेगी और आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप जस्ट मेरी बात को सुनेंगे। मैंने एक आपके सामने टाइमलाइन बनाई है दैट सीएमए यूएसए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज स्टैंडर्ड हियर, इज स्टैंडिंग हियर एट T0। व्हेन आई से T0 इट इज, व्हेन आई से T0 इट इज प्रेजेंट टेंस। बेटे T0 जो है प्रेजेंट है, T0 is present tense। 1 2 3 4 let there be 10 years of this project, so all those 10 years are future tense। भविष्य काल, वर्तमान काल बताइए।
ठीक है जी। सो एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आफ्टर गिविंग योर सीएमए एग्जामिनेशन, जब आप अपना सीएमए पार्ट 2 का जिस समय पेपर देकर आएंगे, आपको एक आइडिया तो लग जाएगा, मन में आवाज तो आएगी, यू कैन एस्टिमेट कि भैया ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये आता था, ये भूपेश आनंद ने कराया था, ये भूपेश आनंद ने नहीं बताया था। इट मीन्स आप अपने पास या फेल की एस्टिमेशन कर लेंगे पहले से ही, इन एडवांस, इन द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, विच कैन डिपेंड अपॉन सो मेनी अनसर्टेनिटीज। ठीक है जी। तो इन क्लास 12th के बोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया, एस्टिमेशन ऑफ मार्क्स, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप ये बताइए दैट आई एम यूजिंग आउटफ्लोज, आई एम यूजिंग इनफ्लोज, आई विल बी कैलकुलेटिंग देयर प्रेजेंट वैल्यूज। तो बेटे वो प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज कर रहे हैं तो वो भी तो गलत हो सकता है। सुनो 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 गांव वालों, मेरी बात सुनो, एवरीथिंग कैन चेंज, इवन योर थॉट्स आर चेंजिंग। इन क्लास 12 आप कुछ और सोचते थे, आप किसी दूसरी बात से अट्रैक्ट होते थे, अब आप बड़े हो गए हैं, पता नहीं, अब आप किसी दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। हर सेकंड आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, योर अट्रैक्टनेस इज चेंजिंग, योर थॉट प्रोसेस, योर विल इज चेंजिंग, इट मीन्स एवरीथिंग इज चेंजिंग. Similarly, my outflows, my inflows, the factors on which I have calculated, the discounting rates, that can also change. अब एक बच्चा कहता है मास्टर ये बात तो समझ आ गई, तू जो कहना चाहता है हर चीज चेंज हो जाएगी, आगे करना क्या है? बेटा वही तो बताने जा रहा हूँ, दैट बिकॉज प्रेजेंट टेंस में हम फ्यूचर टेंस की थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में जो भी कुछ सोचा है ना आपने, हम उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इंट्रोड्यूस करके इनकॉर्पोरेट करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे बेटे उस पूरे प्रोजेक्ट में। किसका? कोविड-19 वैक्सीन का, कोविड शील्ड का, कोवैक्सीन का, फाइजर का, जॉनसन एंड जॉनसन का, स्पुतनिक का, और उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। आप मुझे बताइए, फाइजर वाले कहते हैं जी हमारी वैक्सीन 99% बिल्कुल से कारगर है, कोविड शील्ड वाले कुछ परसेंटेज बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं कोवैक्सीन। द पॉइंट इज, जब हम कह रहे हैं कि ये वाली सारी बातें हैं, तो आपने क्या किया होगा, एस्टिमेट किया होगा। ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। प्राइसेस कैन चेंज, कॉस्ट कैन चेंज, कोविड-19 सीएमए रिजल्ट कैन बी अदर देन दिस। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही कहने जा रहा हूं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विच आई एम डूइंग, it is covered by so many types of risks. अभी हम देखेंगे रिस्क क्या है। आप जो सोचते हैं वैसा ना हो, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन पॉसिबल आउटकम। तो देखिए जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क 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 मटके के पूरे आसपास रिस्क है। तो मैं भूपेश आनंद इन सभी रिस्क को इंट्रोड्यूस करके इस मटके का रिएक्शन देखना चाहूंगा कि भैया इस मटके का रिएक्शन कैसा है। सारे रिस्क एक साथ नहीं, एक एक करके आई विल सी द रिएक्शन। जैसे मैं कहता हूं जी आप क्या करते हैं, वी विल टेक द हेल्प ऑफ टेक्निक्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, इफेक्ट ऑफ एनपीवी, मिलिट्री ट्रेनिंग। आपको पता है मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या होता है, उस बच्चे को टफ कंडीशंस में लेके जाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि वो क्या उस कंडीशंस को फेस कर रहा है या कर सकता है। देन ओनली वी सिलेक्ट दैट पर्सन फॉर मिलिट्री और फॉर एयरफोर्स और फॉर नेवी। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। एक्चुअली में हमेशा उसको वो कंडीशंस नहीं मिलने वाली, बट हम उसको उन ट्रेनिंग में, उस मॉक टेस्ट में लेके जाते हैं और वो डिफिकल्ट टेस्ट देते हैं। सिमिलरली इन कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट जो अब हम करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, उस मॉक टेस्ट में लेके जाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या उसका रिएक्शन है। जैसे आपके दो दोस्त हैं, मैं आपसे एक बात करूं बड़ी सिंपल सी, आपके दो दोस्त हैं बंटी और बबली। आप रामलाल है, आपका दोस्त बंटी है, आपका दोस्त बबली भी है। आपने बंटी को गालियां देनी स्टार्ट कर दी, तेरा तेरा दिस 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 10 गालियां दी आपने। बबली को भी ऐसा किया, 5 दी। अब मैं ये कहता हूं कि बंटी ने 10 गालियों के बाद रिएक्शन किया और बबली ने तो 2 के बाद ही रिएक्शन कर दिया। इसका मतलब पेशेंस किस में ज्यादा है, बबली में या बंटी में? बेटे बंटी में, क्योंकि बंटी सुनता गया सुनता गया सुनता गया सुनता गया सुनता गया और अपने अंदर अब्जॉर्ब किया। इट मीन्स
in a capital budgeting project, when we incorporate the risk with the help of techniques, we will find out that up to which level this project can sustain. और जो प्रोजेक्ट ज्यादा सस्टेन कर पाएगा रिस्क अनसर्टेनिटी सिनेरियो में, हम कहेंगे आ गले लग जा, हम उसे गले लगाएंगे. तो दैट इज नेम्ड एज रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू. आज देखेंगे बेटे, आज सारा देखना है हमने, हम सारा देखने वाले हैं. आपको मैं अब चाहता हूं कि एक दो बातें लिख लें. आज बस लेक्चर इसी में हम छोटे से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने उसके बाद बड़ी प्यारी प्यारी बातें बतानी है. रिस्क इज द, लिखना बेटे, अब लिखना है. रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न. रिस्क है क्या? आप स्कूटर चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, आप वाटर बोट में जा रहे हैं, आप टाइटैनिक शिप में जा रहे हैं. व्हाट इज रिस्क? आप जो सोच रहे हैं वैसा ना हो. एंड फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फॉर अ फाइनेंस गाय लाइक यू who has just cleared CFA USA, what is the risk? It means it is the expectation, the variation in your expected return. तो लिखेंगे risk is the possibility of variation in expected return. Risk is the possibility of variation. Possibility of variation. Risk is the possibility of variation इन एक्सपेक्टेड रिटर्न. जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिटर्न ना हो, वैसा रिटर्न ना हो, उस पॉसिबिलिटी को हम रिस्क बोलते हैं. जो सोचा था वैसा ना हो, ऐसा समझ लीजिए. दैट पॉसिबिलिटी, दैट देयर कैन बी अ वेरिएशन, देयर कैन बी अ चेंज. आफ्टर वैक्सीन ऑल्सो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम. सो दैट इज रिस्क. ठीक है जी. रिस्क कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब देखिए, मैं आपको वैसे जनरल समझाने के लिए कह रहा हूं. रिस्क अलग अलग तरह के होते हैं. बिजनेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क. बट हियर एज पर हॉक, एज पर ग्लेम, एज पर वाइले, दे हैव डिवाइडेड द रिस्क इनटू टू पार्ट्स. तो मैं आज वही पार्ट की बात करूंगा. एक वो जो मार्केट रिस्क है. बड़े पापा, पूरी मार्केट में कोविड हो गया तो आपको भी होगा बेटे, आप अलग से तो नहीं है, भगवान ना करे आपको हो. मैं तो जनरल बात कर रहा हूं कि भाई एक पूरे सोसाइटी में हुआ, पूरी दिल्ली में हुआ, पूरी इंडिया में हुआ, पूरे अमेरिका में हुआ, इसका मतलब पूरे अर्थ प्लैनेट में हुआ. तो ये रिस्क अनकंट्रोलेबल है. इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क. अगर स्टॉक एक्सचेंज गिरनी शुरू हो जाए, है ना, न्यूयॉर्क की भी गिर जाए, NYSE गिरे, जापानीज स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज अर्थ में क्या है, कुछ हलचल हो रही है, वायरसेस आगे 10-12 तरह के, कोविड जैसे, भगवान ना करे ऐसा हो. तो यू कैन नॉट कंट्रोल. सो दैट वी हैव डिवाइडेड द रिस्क इनटू टू पार्ट्स. पहले आप लिख लें, रिस्क कैन बी ऑफ टू पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पार्ट 1 है जी सिस्टमैटिक रिस्क. पार्ट 1 इज सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टम से रिलेटेड है. ऐसा रिस्क जो सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा है. मतलब आपके होने या ना होने, आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस से उस रिस्क को कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर अ कंपनी, it is not specifically for a tire industry, it is not specifically for a cement industry, it is not specifically for FMCG industry, it is not specifically for infrastructure industry, it is not specifically for a banking industry. बेटे ये सबके लिए मार्केट रिस्क बोलते हैं, टाइटैनिक रिस्क बोलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं. अभी हम देखेंगे क्या मतलब है, पहले लिख लें. सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, जिसको आप डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते. आज मैं अंडों की बातें करूंगा. डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. आज मैंने वो भी समझाना है, पहले आप लिखें. और बेटा दूसरा होता है नॉन मार्केट रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क. किंगफिशर एयरलाइन के विजय माल्या को भगोड़ा कह दिया. मार्केट ऊपर जा रही थी बट किंगफिशर एयरलाइन के शेयर्स नीचे जा रहे थे. तो मैं कहूंगा ये रिस्क एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए है, ये रिस्क एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है. सो दैट कंपनी स्पेसिफिक रिस्क इज नेम्ड एज नॉन मार्केट रिस्क. मुझे एक बात बताइए,
उस आप सबने टाइटैनिक मूवी देखी है बेटे? टाइटैनिक मूवी में उस रात, जिस रात बर्फ से वो जहाज टकरा गया, और इतना बड़ा जहाज 5 स्टार भी क्या होगा, और इतने अमीर लोग, धनी लोग बैठे हुए, रिच पीपल। अब जब जहाज सिंक कर रहा है तो वो ये थोड़ी देखेगा ये अमीर है ये गरीब है, ये अमीर है ये, बेटे सभी के लिए सेम लेवल ऑफ रिस्क है, सभी डूब जाएंगे, सभी मर जाएंगे। दैट टाइप ऑफ रिस्क which is market related, which is common to all, उसका नाम है बेटे मार्केट रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है जी, अभी देखते हैं, आइए थोड़ा सा और लिखें। मार्केट रिस्क में आई विल बी डिस्कसिंग एज द मैनेजमेंट अकाउंटेंट 3 रिस्क। अब आप ये बताइए, टाइटैनिक शिप का मैंने अभी एग्जांपल लिया, पूरी शिप में कितने लोग मर गए बिकॉज शिप ही डूब रही थी, पर उसमें से एक लड़का और एक लड़की, वो लड़का लड़की से प्यार करता था बेटे, पूरी रात उसको बैलेंस बनाने के लिए वो बर्फ में खड़ा रहा, खुद मर गया, उस लड़की को जिंदा रखा। मैं कहूंगा दैट रिस्क इज स्पेसिफिक रिस्क, इट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। वो चाहता तो बच जाता। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन वन कंपनी, इफ देयर इज अ सुसाइड बाय एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने सुसाइड कर ली, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आई जो एक इंडस्ट्री के अगेंस्ट थी, बेटे पूरी मार्केट नहीं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क, और जो पूरी मार्केट से रिलेट करती है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के 3 कंपोनेंट्स लिखे हैं हॉक ने, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क एंड एक्सचेंज रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, बेटे आपने कहीं से बोरो किया, इट कैन बी बोरोड एट अ पर्टिकुलर रेट, वो रेट फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फ्लोटिंग का मतलब है कि लाइबोर प्लस समथिंग अदर देन दैट। सो इफ देयर इज अ चेंज इन लाइबोर, दैट इज लंडन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, द होल इंटरेस्ट रेट विल चेंज। सपोजिंगली ऐसा समझ लेते हैं, आपने घर परचेज किया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, आपने घर के लिए हाउसिंग लोन लिया, और उसमें इंटरेस्ट रेट एक फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करना है ना, बट मार्केट में इंटरेस्ट आपका रेट था 10%, बट अचानक मार्केट में रेट हो गया 7%, इट मींस यू आर पेइंग मोर 3%। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो दैट टाइप ऑफ रिस्क वेयर इंटरेस्ट रेट विल चेंज, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट, बेटे इंडियन रुपीज वर्सेस यूएसडी, आप चेक कर रहे हैं पेट्रोल चेंज हो जाता है, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं बेटे, 100 रुपीज पर लीटर के आसपास आ गया आजकल तो दिल्ली में। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यूएसडी का रेट इंडियन रुपीस के लिए, स्विस फ्रैंक के लिए, जापानीज येन के लिए, इटली के लीरा के लिए, चाइना के युआन के लिए चेंज होता जा रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। इन्फोसिस ने $1,00,000 3 महीने की बिलिंग की एक यूएसए कंपनी को, कि भाई 3 महीने के बाद, बिकॉज दे हैव प्रिपेयर्ड अ सॉफ्टवेयर, आफ्टर 3 months that company will give $1,00,000। आज रेट है $1 का 70 रुपीज। सपोजिंगली आफ्टर 3 months $1 is equal to 60 रुपीज। अगर आज इन्फोसिस को पैसे मिल जाते तो 70 लाख रुपीज मिलते इन एक्सचेंज ऑफ $1,00,000, बट आफ्टर 3 months Infosys will be getting 60 lakhs instead of 70 lakhs because the exchange rate is 60 rupees, not 70 rupees. So this loss of 10 lakh is named as exchange rate risk, which is systematic, which is market related, which depends upon the demand and supply of the market. आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? MCQs आए हुए हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये पता चले कि सिस्टमैटिक रिस्क के 3 कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली नॉन मार्केट रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ ही प्रॉब्लम है जी और किसी के साथ नहीं। तो मैं सत्यम कंप्यूटर्स, लेमैन ब्रदर्स, है ना, एनरॉन, तो मैं कहता हूं इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर कंपनी ओनली, दैट रिस्क इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, इट इज नेम्ड एज अनसिस्टमैटिक रिस्क, इट इज नेम्ड एज नॉन मार्केट रिस्क। और बेटा उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? पोर्टफोलियो रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है? जिस पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी सिक्योरिटीज फॉल हो गई,
there is a decline in the price of those securities and you incur a loss in that, return तो छोड़ दो, लॉस आना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं बेटे पोर्टफोलियो रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क, किंगफिशर एयरलाइंस, you have huge assets but you don't have liquid assets or liquid funds. बेटे आपके पास लैंड तो है करोड़ ऑफ रुपीज का, but you don't have the money to pay salaries to the employees or you don't have the money to pay electricity, जैसा किंगफिशर के साथ हुआ. So that is named as liquidity risk, business risk. नोकिया, आप ये बताइए, एक जमाना था जब नोकिया के मोबाइल फोन सब परचेज करते थे, अचानक सैमसंग आया, अचानक एंड्रॉइड आया, अचानक टच स्क्रीन आ गई, और बेटे नोकिया कहाँ चला गया आज पता भी नहीं है. एलईडी, पहले एलसीडी स्क्रीन आई थी, अब एलईडी स्क्रीन आ गई है. बेटे बिजनेस रिस्क, मेरी बात आप समझ रहे. सो द पॉइंट इज, अब हमें ये समझ आ गया कि रिस्क है, अनसर्टेनिटीज है, एंड अब हमें क्या करना है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिकॉज वी आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर, हम उस पूरे अनसर्टेनिटीज को इस अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसके बाद इसका एनपीवी और इसका आईआरआर निकालने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि कितना इफेक्ट आ रहा है एनपीवी और आईआरआर में आफ्टर इंजेक्टिंग दीज टाइप्स ऑफ रिस्क्स. तो टेक्निक्स है उसकी, आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 17 में मैं उसकी पूरी टेक्निक्स को समझाऊंगा. पहले आप लिख लें, टेक्निक्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. मैंने लिख दिया इफेक्ट आफ्टर वैक्सीनेशन, जस्ट आपको समझाने के लिए. बेटा टेक्निक्स दो हैं, ग्लेम देख ले, वायले देख ले, हॉक देख ले. मैंने उन सारी टेक्निक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दी. उन्होंने नहीं किया, मैंने किया है. मेरे को लगा कि ऐसे हम कर सकते हैं जनरल टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. एक ऐसी टेक्निक जहां पर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे, जहां पे हम नंबर क्रंचिंग करेंगे, जहां पर हम सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करेंगे, डिस्पर्जन को यूज करेंगे. आपको याद है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, मीन, मीडियन. So the point is I have divided into two parts. One is general technique, और जनरल टेक्निक में हम 4 टेक्निक्स करेंगे. मैंने गलती से 3 एरो बनाए, आप 4 बना लीजिए, ठीक है जी. और स्टैटिस्टिकल टेक्निक में भी 4-5 टेक्निक्स है जो हम यूज करेंगे. तो आइए जी पहले जनरल का नाम लिख लें. जनरल में आप सभी ने सबसे पहले लिखना है, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टू डिस्काउंटिंग रेट करने वाले हैं. एडजस्टमेंट टू डिस्काउंटिंग रेट फॉर रिस्क और इन्फ्लेशन, एडजस्टमेंट टू डिस्काउंटिंग रेट फॉर रिस्क और इन्फ्लेशन, एडजस्टमेंट टू डिस्काउंटिंग रेट फॉर रिस्क और इन्फ्लेशन, एडजस्टमेंट टू डिस्काउंटिंग रेट फॉर रिस्क और इन्फ्लेशन. ये ऐसा छोड़ दीजिए ना, इतना बड़ा नाम क्या याद करना है ना. राम गोपाल वर्मा, बेटे आप सबके घर के नाम है ना, बंटी, बबली, चिंटू, काकू, छोटू, नेपाली. आपने पहले टेक्निक का नाम याद रखना है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, या उसका घर का नाम लिख लीजिए RADR. मैं घर का नाम लिख देता हूं. इतना बड़ा नाम क्या याद करना है भाई साहब, RADR. बस ये नाम रखिए और सब छोड़ दीजिए. फुल नाम एक बार लिख लीजिए, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, RADR. घर का नाम, बंटी, बबली, छोटू, रामू, घर का नाम, RADR घर का नाम. तो फर्स्ट टेक्निक विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, जो हॉक में भी है, ग्लेम में भी है, वायले में भी है, मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. नो डाउट दे हैव नॉट गिवन एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर दैट, बट आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल सो दैट आप उससे उस बात टेक्निक को समझ तो लो. सेकंड टेक्निक है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट टेक्निक. बेटे अभी हॉक में नहीं दी हुई, ग्लैमर वायले में दी है, तो मैंने इसको लिख लिया है, क्योंकि मैंने तो कहा ना मेरे जूस नोट्स तीनों को मिला के बनाए. तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैं लूप छोड़ दूं जिससे कि ये चांस हो जाए कि आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं. बेटे वादा किया निभाना पड़ेगा. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट देखेंगे, CEC घर का नाम. थर्ड है जी सेंसिटिविटी, सेंसोडाइन. क्या आपके दांतों में झनझनाहट है? मैं भी बताऊंगा क्या क्या यूज करना चाहिए, इसलिए आप पहले लिखें सेंसिटिविटी एनालिसिस. फोर्थ है बेटे ब्रेक इवन एनालिसिस, हमने पार्ट 1 में भी किया है ना.
और पार्ट 2 में भी सेक्शन ए में किया है, अभी वैसे सेक्शन ए कर रहा है, मैंने आपको कराया नहीं है लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस मैं मानूंगा कि आप पहली बार कर रहे हैं, आप टेंशन मत लें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन 5 टेक्निक्स हैं जी, लिख लो 5। आज की क्लास में मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेक्चर 17 में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। आज आप एक आइडिया ले रहे हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है जी। तो चलिए जी, मैं आ गया स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में। हिलर्स मॉडल लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें मत लिखें। ग्लेम में, वाइले में, हॉक में हिलर का नाम लिखा नहीं है, बट मैंने गूगल के विकीपीडिया में जाकर ढूंढ ढूंढ के हिलर देखा कि ये बात हिलर ने बताई थी, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। सेकंड इज डिसीजन ट्री, उसके नीचे लिख दीजिए डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। हॉक में भी है, ग्लेम में भी है, वाइले में भी है, और हॉक ने तो पूरा एग्जांपल दे दिया इसको समझाने के लिए। भूपेश आनंद ऐसा समझाएगा कि पानी एक तरफ और दूध एक तरफ हो जाएगा। डिसीजन ट्री। थर्ड इज सिनेरियो एनालिसिस। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज, जैसे अलग अलग तरह के थीम बना देते हैं, है ना। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाए तो बड़ा अलग अलग तरह के थीम होते हैं, वाटर थीम, विंटर थीम। तो सिमिलरली वी विल हैव डिफरेंट सिनेरियोज। एंड लास्ट में बेटे सिमुलेशन एनालिसिस। मोंटे कार्लो का सबने नाम सुना होगा। सिमुलेशन टेक्निक, आराम से, कोई जल्दी नहीं है यार। जल्दी किस बात की? एक बच्चे को नींद आ रही है, मैंने कहा भैया आराम से सो जाओ फिर लिख लेना। जल्दी क्या है? धीरे 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 धीरे। वो बच्चा सच में सो गया, उसका थप्पड़ मारूंगा खींच के। उसको पता नहीं क्या चीज मजाक होती है और क्या चीज सीरियसनेस होती है। पढ़ाई में कभी मजाक नहीं चलता, मजाक को भी मैं सीरियसनेस समझाने के लिए बताता हूं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सिनेरियो, सिमुलेशन, ठीक है जी। अब देखिए जी, मैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 17 में इसके ऊपर बोलना शुरू कर दूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 17 को अटेंड करने से पहले अगर आप रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना तो मेरे लेक्चर में की एब्जॉर्बिंग ज्यादा कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आखिरी क्लासेस के साथ आपके साथ बना हुआ हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, be happy, be jolly, be cheerful, be happy, be jolly, be cheerful.